हाय फ्रेंड्स, मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 50 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि यह मंडे टू अभी संडे चल रहा है, लेकिन यह मंडे टू सैटरडे चलता है। छुट्टी की वजह से अभी 7 दिन चलाया जा रहा है। इसमें 50 क्वेश्चन रहते हैं और जो भी क्वेश्चन इसमें दिया जाता है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। कहीं ना कहीं आपसे एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन इसमें दिया जाता है। और किसी भी एग्ज़ाम की बात करें वनडे का, तो उसमें 60% क्वेश्चन आपको प्रीवियस पूछा जाता है। तो मैं बार बार इस बात को आपके सामने कहता हूं कि इस सेट सीरीज से आप जुड़े, आपको इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा अगर कंटिन्यू इस सीट को आप फॉलो करते होंगे और डिस्कशन अपने नोटबुक में लिखते होंगे और रिवीजन करते होंगे, तो आपका जीके जीएस काफ़ी अच्छा हो गया होगा। क्योंकि मैंने इससे पहले 140 वीडियो डाला हूं, जो 140 सेट है, उसमें 40 क्वेश्चन रहते थे और चारों ऑप्शन का मैंने आपके सामने डिस्कशन करता था। और यह मेरा आज 17 नंबर सेट है, जो एडिटोरिया का न्यू बुक आया है। और इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन दिया गया है कि एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा गया है। तो मैं बार बार इस बात को इसीलिए बोलता हूं कि आप अच्छे से डिस्कशन करें और अच्छे से उसमें फैक्ट जो आप नहीं जानते हैं उसे अपने नोटबुक में नोट करें और उसे रिवीजन करते रहें। जीके जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा, भूलना सबकी आदत है, आप भी भूल सकते हैं। तो रिवीजन करके पढ़ेंगे तब भूलेंगे जल्दी नहीं। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाइएगा तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और इसका पीडीएफ अगर आप पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, उसे आप जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाता है, वहाँ से आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद सेट को बनाएं, उसके बाद वीडियो को एक बार देखें और उसके बाद कौन कौन से क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है वो नोटबुक में आप नोट करें और उसके बाद उसका डिस्कशन भी नोट करें। उसके अगले सेट में अगर वो क्वेश्चन आता है तो आपसे गलती नहीं होगी। सेट मारने का सबसे अच्छा तरीका यही माना जाता है, ना कि सेट मारे और छोड़ दिए। सेट मारकर उसका डिस्कशन आप करेंगे तभी आपको उससे बेनिफिट होगा, अन्यथा कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगर इधर आपकी पढ़ाई फेस्टिवल की वजह से नहीं हो रही तो डेली एक सेट आप बनाएं। एक सेट बनाने का मतलब है कि आपका हर चीज़ उसमें रिवीजन हो जाएगा। जीके जीएस में साइंस, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सारे फैक्ट से इस सीरीज में क्वेश्चन रहते हैं। तो चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन की शुरुआत करता हूं। आइए आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा करती है? तो यहाँ पर मैंने आपके सामने जब ग्रुप डिस्कशन चलता था तो मैंने सारे देश जो पड़ोसी देश था उसकी सीमा बताते थे कि किस राज्य से किसका सीमा लगा है। तो इसमें असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से सभी, तो भूटान से यह सभी सीमा लगा रहता है। और इसमें पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल का सीमा सबसे ज़्यादा आपको बांग्लादेश से लगा हुआ है और बांग्लादेश का सीमा भारत से 4096 किलोमीटर लगा है सबसे ज़्यादा। अरुणाचल प्रदेश की सीमा की बात करें तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश की सीमा आपको चीन से लगा हुआ है, ये भी बात आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अरावली पहाड़ियाँ पश्चिम छोर से निम्न में से कौन सी नदी निकलती है? अरावली की जो पहाड़ियाँ राजस्थान में है उसकी पश्चिमी छोर से कौन सी नदी निकलती है, यह बात पूछा गया है। तो लूनी, माही, बनास और ए और बी दोनों। तो इसका आंसर की बात करें तो लूनी और माही इसके पश्चिमी छोर से नदी निकलती है। लूनी नदी की लंबाई की बात करें तो 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है और रन के कक्ष में यह खत्म हो जाती है। बनास नदी भी अरावली से ही निकलती है। क्वेश्चन नंबर 3, सैडल पीक अवस्थित है। सैडल पीक जो है अवस्थित है ग्रेट निकोबार में, उत्तरी अंडमान में, मध्य अंडमान में और दक्षिणी अंडमान में। तो सैडल पीक की बात करें तो यह आपको उत्तरी अंडमान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए विकल्प में कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो सबसे पहले दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी की बात करें तो कृष्णा है, जिसकी लंबाई आपको 1401 किलोमीटर है। यह महाबलेश्वरम की पहाड़ी से निकलती है। और नागार्जुन सागर परियोजना की बात करें तो कृष्णा नदी पर ही है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सा इसकी सहायक नदी नहीं है? तो अमरावती, पंचगंगा, मूसी और पेनगंगा। तो इसकी सहायक नदी की बात करें तो पेनगंगा नहीं है, अमरावती है और पंचगंगा है और मूसी है। मूसी नदी के किनारे आपको हैदराबाद शहर बसा है, ये भी बात आप अच्छे से याद रखेंगे। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 5, भारत में किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है? मतलब भारत की कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे असिंचित खेती की जाती है? तो गंगा का मैदान, कोरोमंडल का क्षेत्र, दक्कन का पठार और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो जो दक्कन का पठार है वहीं पर असिंचित खेती की जाती है भारत के क्षेत्र में अत्यधिक। क्वेश्चन नंबर 6, उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क हवाएं जो पंजाब से लेकर बिहार तथा दिल्ली से पटना के बीच तीव्र होती है। यह क्वेश्चन आपके जो भी लोग यूपी पेट का एग्जाम जो दिए हैं 16 अक्टूबर को हुआ था, उसके यह सेकंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका आंसर की बात करें तो पुरवैया, नार्वेस्टर, मैगुसावर और ऑप्शन डी की बात करें तो लू। इसका करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि लू चलता है। नार्वेस्टर जो है न्यूजीलैंड के हवा है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं विकासशील या विकसित देशों के समान नहीं है? विकासशील एवं विकसित देशों के समान नहीं है। उत्पादकता के निम्न स्तर, तकनीकी की उन्नति, निम्न प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद और ऑप्शन डी की बात करें तब पूंजी की कमी। तो यहाँ पर पूछा गया विशेषता और विकासशीलता के नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, यानी कि तकनीकी की उन्नति। क्वेश्चन नंबर 8, जीएसटी किस प्रकार का कर है? जीएसटी यह किस प्रकार का कर है? अप्रत्यक्ष कर है, प्रत्यक्ष कर है, निगम कर है और ऑप्शन डी की बात करें तो कोई नहीं। तो जीएसटी आपको अप्रत्यक्ष कर है और जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश क्या कहते हैं? जो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहा जाता है? निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण और औद्योगिकरण। तो सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था यूपी पेट के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन है, उसे निजीकरण कहा जाता है। जो भी लोग यूपी पेट का एग्जाम दिए उत्तर प्रदेश वाले स्टूडेंट, इस सीरीज में आप लोग जुड़े, आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पूछा गया इस बुक से। क्वेश्चन नंबर 10, आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? प्रतिलोम संबंध है, आंशिक संबंध है और प्रत्यक्ष संबंध है और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यह प्रत्यक्ष संबंध है आय और उपभोग में। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है तो प्रदूषण, ओजोन क्षरण, ग्रीन हाउस और इनमें से सभी। तो जलवायु परिवर्तन के यह सभी है। ओजोन का O3 होता है और ग्रीन हाउस। क्वेश्चन नंबर 12, क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकार किया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल को 1997 में, 2000 में, 2005 में और 2007 में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1997 में इसे UNFCCC के द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। 2000 सन की बात करें तो इसमें भारत के 3 राज्य का गठन हुआ था, झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर, इसे मिलान करना है। आप आइए, मिलान करने वाला में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है लेकिन वो भी आपके सामने नहीं होगा। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, इसको मिलान कीजिए। जो सिमलीपाल अभ्यारण्य है आपको यह उड़ीसा में है, यह बिल्कुल सही है। गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह गुजरात में है। जिम कार्बेट आपको उत्तराखंड में और सरिस्का जो है आपको उत्तर प्रदेश में है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा 1, 4, 3, 2, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, सत्य फल किसमें विकसित होता है? ट्रू फ्रूट, बीजांड में, अंडप में, अंडाशय में और प्रागण में। तो सत्य फल का विकास आपको अंडाशय में होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? कॉड लीवर तेल जो है मुख्य रूप से किससे है? तो विटामिन डी से है, विटामिन बी से है, प्रोटीन से है और कार्बोहाइड्रेट से है। तो
तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी से है। और विटामिन डी सबसे ज़्यादा हमको मछली में मिलता है, विटामिन डी सबसे ज़्यादा हमको सूरज की रोशनी में मिलता है। और विटामिन डी की नाम कैल्सीफेरॉल है और विटामिन बी का नाम थायमीन है। और सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमें दाल में मिलता है और आपको मशरूम में भी प्रोटीन सबसे ज़्यादा मिलता है। आलू में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? प्रोटीन का कारखाना माइटोकॉन्ड्रिया को, क्लोरोप्लास्ट को, राइबोसोम को, डिप्टियोसोम को। तो किसे प्रोटीन का कारखाना कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, वह जीव जिनके केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है वह क्या कहा जाता है? वह जीव जिसके केंद्रक के झिल्ली का अभाव होता है उसे क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव, यूक्रियोटिक और प्रोक्रियोटिक। तो उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रोक्रियोटिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का उदाहरण है? संशोधित भूमिगत तना का आलू, गाजर, शकरकंद और ऑप्शन डी की बात करें तो इनमें से कोई नहीं। तो गाजर जो है आपको जड़ है, शकरकंद भी जड़ है, लेकिन आलू आपको तना है यानी कि नोड है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? तो फ्लोएम पानी और खनिज को परिवहन करता है। फ्लोएम फोटोजेनिक उत्पादों में परिवहन करता है। फ्लोएम पौधे को सहारा देता है। और ऑप्शन डी की बात करें तो बी और सी। तो इसमें करेक्ट पूछा गया था तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी। फ्लोएम जो है फोटोजेनिक उत्पादक में परिवहन करता है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। स्थलीय हरे पौधे की पत्तियां कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करता है? 1%, 10%, 45% और 99%। तो इसका आंसर की बात करें तो 1% वह करता है स्थलीय पत्तियां। क्वेश्चन नंबर 21, कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे फलों को पकाने के लिए किया जाता है क्योंकि यह बनता है एसिटिलीन का, मेथिल का, फ्लोरिजेन का और ऑक्सीन का। तो यह बना होता है आपको एसिटिलीन का। एसिटिलीन का सूत्र C2H2 होता है। ये भी चीज़ आप याद रखेंगे, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? यह प्रेडिक्टेबल का क्वेश्चन है। एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो सकती है? तो आपको इसमें 32 इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। जैसे KLMN होता है वैसे ही इसको पुट करना है, उसी फार्मूला पर इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23, आधुनिक आवर्त सारणी उस समूह का नाम बताएं जिसे ऐसे तत्व को जो सभी गैस है। आधुनिक आवर्त सारणी में जब आप प्रेडिक्टेबल अच्छे से पढ़े होंगे और जो भी लोग ग्रुप डी के एग्जाम दिए थे उसमें प्रेडिक्टेबल से ऐसा कोई शिफ्ट नहीं था जहाँ पे वो क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में का नाम बताएं जिसमें ऐसे तत्व जो सभी गैस है। तो 10 समूह, 12 समूह, 14 समूह और 18 समूह। तो इसका आंसर की बात करें तो आपको 18 समूह यानी कि इनर्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन और जेनॉन, ये आपको 6 इनर्ट गैस है। हीलियम को छोड़कर, हीलियम ही एक ऐसा है इसके 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, बाकी सभी को 8 इलेक्ट्रॉन होता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। हीलियम का खोज लोकेयर ने किया था, ये बात ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, प्रेरक वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं H-H+H-2 OH-। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा OH-। क्वेश्चन नंबर 25, स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए क्वेश्चन को कभी भी आप पढ़ेंगे तो उसे अच्छे ढंग से और अच्छे तरीक़ा से पढ़ेंगे, नहीं तो आप जल्दीबाजी कीजिएगा तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा एक क्रियाशील ऊर्जा है। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। यह
सभी असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि सभी असत्य है। असत्य पूछा गया था और सभी इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी तरंग अनुप्रस्थ नहीं है। पूछा गया कि कौन सा तरंग जो है अनुप्रस्थ नहीं है। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग, भूकंपीय तरंग, ऐसे तरंग, डायडोरोयुक्त तरंग उत्पन्न तरंग, सितार गिटार बीड़ा और सर्पिलाकार स्प्रिंग उत्पन्न तरंग। तो इसमें पूछा गया कि कौन सा सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी सही नहीं है और बाकी सब सही है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत का प्रथम निर्यात उपयोगीकरण क्षेत्र EPZ का सृजन हुआ था कांडला में, जो कांडला आपको गुजरात में पड़ता है, जो कि ज्वारीय बंदरगाह भी है, मुंबई में, नई दिल्ली में और विशाखापत्तनम में। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए कांडला गुजरात में। मुंबई की बात करें तो सेबी का मुख्यालय मुंबई है और लाल किला आपको दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय पंचवर्षीय योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या था। भारतीय पंचवर्षीय योजना धन या आय का समान वितरण, स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करना, पिछड़ी जाति का विकास, निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, स्वावलंबन एवं विदेशी सहायता पर निर्भर कम करना। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय चरगाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है। भारतीय चरगाह पटना में है, रांची में है, झांसी में है और करनाल में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, झांसी में। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर पटना मार सकते हैं क्योंकि चरगाह की बात कहा गया है। डेयरी अनुसंधान केंद्र आपको करनाल में है, लौ अनुसंधान केंद्र आपको रांची में है और डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो आपको पटना में है। तो चारों ऑप्शन के आपके सामने चर्चा किया हूँ, चारों ऑप्शन को अच्छे से ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा का अधिकार संरक्षण प्रदान है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह पूछा गया है। तो अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 15। तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो अनुच्छेद 21 होगा, जिसमें प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता की बात कही गई है और विदेश का भी बात किया गया है। और 18 में उपाधियों का अंत है और 19 में प्रेस की स्वतंत्रता है और 15 में जाति धर्म नस्ल की बात कहा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश से प्रारंभ हुआ था। सेवा के अधिकार की अवधारणा ब्रिटेन से, भारत से, अमेरिका से और चीन से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि ब्रिटेन से। अभी ब्रिटेन के हाल ही में वहाँ के प्रधानमंत्री आपको बने हैं ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं, चीन की राष्ट्रपति सिंह बी चीन है और भारत के राष्ट्रपति आपको द्रौपदी मुर्मू है, जो कि 15वीं राष्ट्रपति है और यह सबसे युवा राष्ट्रपति भी बनी है महिला। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा और मंत्रिमंडल के द्वारा। तो भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति की बात कही गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संवैधानिक निकाय है। पूछा गया कि गैर संवैधानिक मतलब उसको संविधान के अनुच्छेद में चर्चा नहीं किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल। तो कौन सा गैर संवैधानिक निकाय है, यह बात आपसे पूछा गया है। तो आइए इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी 1, 3 और 4। वित्त आयोग इसलिए नहीं है कि वित्त आयोग की बात अनुच्छेद 280 में और बाकी जो भी बात दिया गया है वो कहीं भी अनुच्छेद में चर्चा नहीं किया गया है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है और 1993 से इसे मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची की विषय है। जनसंख्या और परिवार नियोजन संघ सूची,
राज्य सूची, समवर्ती सूची और अवशिष्ट सूची। तो जनसंख्या नियंत्रण की बात आपको समवर्ती सूची में, और समवर्ती सूची आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और समवर्ती सूची में विषयों की संख्या वर्तमान में 52 है और पहले इसमें 47 विषय थे। संघ सूची की बात करें तो वर्तमान में 100 विषय है, पहले इसमें 97 विषय है। राज्य सूची में वर्तमान में 61 विषय है और पहले इसमें 66 विषय थे। तो ये सारे चीज़ को आप अच्छे से याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य सरकार कार्यकारिणी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकार के कार्यकारिणी अध्यक्ष के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य सचिव। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल की बात अनुच्छेद 153 में है और मुख्यमंत्री की बात अनुच्छेद 164 में है। दोनों बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायत के गठन की सिफारिश किया था? न्याय पंचायत के गठन बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, LM सिंघवी समिति और BP राव समिति। तो देखिए जो भी ऑप्शन दिया गया है पंचायती राज से संबंधित है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में एक बात जोड़ दिया गया है कि न्याय पंचायत के संबंध में कौन थे, यह बात पूछा गया। यह अपने आप में क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको अशोक मेहता समिति के द्वारा किया गया था। अशोक मेहता समिति के द्वारा 2 स्तरीय किया गया था और बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा 3 स्तरीय किया गया था। पंचायती राज दिवस आपको 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायत 73वां संविधान संशोधन 1993 में पंचायती राज का बात भी कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 37, मंत्रिमंडलीय सरकार, केंद्रीय राज उपबंध, आपात उपबंध और मूल अधिकार, ये सब आपसे पूछा गया है। आइए मंत्रिमंडल, तो इसको मिलाना है, मिलाने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। आइए मिलाते हैं। मंत्रिमंडल जो है, मंत्रिमंडलीय सरकार आपको ब्रिटेन से लिया गया है। केंद्र और राज्य संबंध आपको कनाडा से लिया गया है। आपात उपबंध जर्मनी से लिया गया और मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। हमारे भारतीय संविधान में 10 देश से कुछ ना कुछ स्रोत लिया गया है। 4 देश मैंने आपके सामने चर्चा कर दिया हूँ। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है, नीति निर्देशक आयरलैंड से लिया गया है और मौलिक कर्तव्य आपको रूस से लिया गया है। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 38, सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख क्या कहलाते थे? वजीर, वकील ए दर, मुशरिफ ए मुमालिक और खजीन। तो सल्तनत काल में क्या कहलाते थे? तो वह वजीर कहलाते थे। क्वेश्चन नंबर 39, 4 बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके समय में हुआ था? 4 बाग परंपरा की शुरुआत बाबर के, अकबर के, शाहजहां के और जहांगीर के। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, अकबर के। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था और इसका राज्याभिषेक 13 वर्ष 7 महीना में 1556 को हुआ था और इन्होंने पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में भी लड़ी थी। और बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को प्रागना में हुआ था और जहांगीर को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है और शाहजहां को की बात करें तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, मंदसौर अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन, समुद्रगुप्त, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। तो मंदसौर अभिलेख की बात करें तो यशोवर्मन से संबंधित है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, ह्यूएन सांग के संबंध में कौन सा कथन गलत पूछा गया है? हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, इसका भ्रमण वृत्तांत शिवकी में वर्णित है। ह्यूएन सांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया। और ऑप्शन डी की बात करें तो सभी। तो इसमें कौन सा गलत है? तो आपको सभी गलत है। क्वेश्चन नंबर 42, सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? रोपड़ जो है किस नदी के किनारे स्थित है, यह बात आपसे पूछा गया है। तो सिंधु, रावी,
सिंधु, रावी, मादर और सतलज। तो इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि सतलज नदी के किनारे है। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो है। क्वेश्चन नंबर 43, उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया था? उत्तरकालीन, बहादुर शाह, जहादार शाह, शाह आलम द्वितीय और महमूद शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, यानी कि शाह आलम द्वितीय ने सबसे ज्यादा शासनकाल किया था। क्वेश्चन नंबर 44, प्रमुख जैन तीर्थंकर में अरिस्टो ने भी 22वें का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, और दूसरा आपको पूछा गया कि 22वें अरिस्टोनेमी थे, 23वां आपको पार्श्वनाथ थे, और अंतिम एवं 24वें आपको महावीर थे। महावीर का जन्म की बात करें तो उनका जन्म बिहार के कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। तो यहाँ पर पूछा गया अरिस्टोनेमी का क्या था? तो शंख, सर्प, सिंह और नीलकमल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, यानी कि शंख। क्वेश्चन नंबर 45, लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने अस्थाई बना दिया था? लंगर व्यवस्था को किस गुरु ने अस्थाई बनाया था? तो गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव और गुरु अंगद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, यानी कि गुरु अंगद के द्वारा यह किया गया था। गुरु अर्जुन देव की हत्या आपको जहांगीर ने करवा दी थी। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता लाया था? राष्ट्रीय कोषागार को वारेन हेस्टिंगस, लॉर्ड हेस्टिंगस, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो किस गवर्नर जनरल ने यह लाया था, यह बात आपसे पूछा गया। तो वारेन हेस्टिंगस के द्वारा यह लाया गया था। लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो यह भारत के प्रथम वायसराय बने थे, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करें तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुए थे, जो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत ये भारत के गवर्नर जनरल बने थे। ये भी बात याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 47, पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग यहाँ पर पूछा गया है। तो 1896 में, 1906 में, 1907 में और 1911 में। तो पहली बार स्वराज का प्रयोग आपको 1906 में किया गया था, जो कि कलकत्ता अधिवेशन जो 1906 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो उन्होंने कांग्रेस के 3 बार अध्यक्षता किया है, एक 1886 में और एक 1893 में और तीसरा 1906 में। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। 1896 में जनगण मन गाया गया था और 1911 में वंदे भारत भी गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, वियना में है, पेरिस में है और न्यूयॉर्क में है। तो इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, यानी कि पेरिस में है। और WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। क्वेश्चन नंबर 49, 49वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? जो 49वीं समानांतर रेखा है, USA कनाडा, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, ग्रीनलैंड और कनाडा। तो 49वीं समानांतर रेखा आपको USA और कनाडा का है, और 38वीं समानांतर रेखा है जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है। ये भी बात आप अच्छे से याद रखेंगे, यह क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। आज के PDF के यानी कि लास्ट क्वेश्चन, यानी कि 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? यहाँ पर पूछा गया कि मूल राशि जो 7 दिया गया था उसमें कौन सा नहीं है? तो ताप, ज्योति तीव्रता, द्रव्यमान और आयतन। तो इसमें मूल राशि आपको आयतन नहीं है। ताप का
सेल्सियस होता है, ज्योति तीव्रता का कैंडला होता है और द्रव्यमान का केजी होता है। तो इस तरह मैंने आपके सामने 50 क्वेश्चन का काफ़ी किफ़ायती तरीका से डिस्कशन किया है, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। तो आइए अब देखते हैं इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य जो दिया जाता है, जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से यह काफ़ी ही महत्वपूर्ण है और इससे क्वेश्चन हर संभव है कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो मैंने कल तुगलक वंश के शासन की बात किया था, आज मैं आपको सैयद वंश के शासन की बात कर रहा हूँ। अभी दिल्ली सल्तनत चल रहा है। सैयद वंश के संस्थापक आपको खिज्र खां है। इसने रैयत-ए-आला की उपाधि भी धारण किया था। लोदी वंश के संस्थापक की बात करें तो बहलोल लोदी है। 1504 में आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा किया गया था। 1504 में यह क्वेश्चन कितनी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंध किया था। तो किसने? सिकंदर लोदी ने किया था। इसने गुलरुखी शीर्षक के फारसी कविताओं की रचना किया था। गुलरुखी शीर्षक के फारसी कविताओं की रचना किया था। सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध थे देवल। यह याद रखिएगा, सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था आपको देवल। अब आइए विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक हरिहर एवं भूका था। विजयनगर की राजधानी की बात करें तो हम्पी थी। इस वंश का शासक था बुक्का प्रथम। वेद मार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि धारण किया था बुक्का प्रथम। ये भी क्वेश्चन याद रखेंगे कि वेद मार्ग प्रतिष्ठान की उपाधि किसने धारण किया था? तो बुक्का प्रथम। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी आया था विजयनगर। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रजाक आए थे। ये भी क्वेश्चन कितना बार एग्जाम में पूछा गया है। देवराय द्वितीय के शासनकाल में फारसी राजदूत अब्दुल रजाक आए थे विजयनगर। तो पूछेगा कि अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में आए थे? तो देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय को जगबेटर की संज्ञा दी गई थी। तो पूछेगा जगबेटर की संज्ञा किसे दी गई थी? देवराय द्वितीय को दिया गया था जगबेटर की संज्ञा। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। तब पूछेगा क्वेश्चन कि डोमिगोस पायस किसके शासनकाल में विजयनगर आया था? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही पुर्तगाली यात्री बारबोसो भी आया था। देखिए, बारबोसो भी आया था और डोमिगोस भी आया था। दोनों को अच्छे से याद रखेंगे। अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नुनिज आया था। अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री जो था नुनिज, वह विजयनगर आया था। मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा कृष्णदेव राय के भारत का सबसे शक्तिशाली बताया था। बाबर ने कृष्णदेव राय को अपनी आत्मकथा में सबसे शक्तिशाली बताया था। ये भी बात आपको अच्छे से याद रखना है, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य प्रसिद्ध कवि रहते थे। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य प्रसिद्ध कवि रहते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य का पतन की बात करें तो तालीकोटा का युद्ध 13 जनवरी 1565 को हुआ था। उसी में इसका समापन हो गया था। और अमुक्त माल्यवादी का लेखक आपको कृष्णदेव राय है। ये बात को आप अच्छे से याद रखेंगे। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछने के आगे भी संभावना है। तो इस तरह आज 17 नंबर सेट था, जिसको काफ़ी किफ़ायती तरीक़ा से आपके सामने डिस्कशन किया गया है, जो कि कहीं से भी आपको डाउट न रह जाए। तो मैं बार बार कहता हूँ कि इस सीरीज में आप पार्टिसिपेट हों और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और इसका PDF टेलीग्राम में डाल दिया जाता है और टेलीग्राम में टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो चलिए, मैं इसी के साथ आज के सेशन के समाप्त करता हूं। मिलेंगे फिर कल सुबह 8 बजे 50 क्वेश्चन के डिस्कशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।